वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने इससे जस्ट पहले अपना एक पहला वीडियो जो अपलोड किया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें हमने जो फोर्थ यूनिट है जो कि है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो डिस्कस किया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये वीडियो देखेंगे उसको देखने के बाद तो आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी हो इस टॉपिक में। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट से लेके प्रोडक्ट तक जाती है तो उसमें किसका क्या रोल रहता है और वो क्या पॉसिबल तरीका हो सकता है कि जिसको करने के बाद वो रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल होता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने जो भी पुराने साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने इस मैकेनिज्म को थ्योरेटिकली बताया है कि ऐसा हुआ होगा, और हम उसको काफ़ी सारी जो भी टेक्निक्स होती हैं उससे वेरीफाई करके जो बेस्ट मैकेनिज्म निकल कर आ सकता है, जो सूट करता है उस रिएक्शंस को, जिससे प्रोडक्ट सही आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उस बेस्ट मैकेनिज्म को ही हम पढ़ते हैं किताबों में जो दिया रहता है हर रिएक्शन के लिए, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, एल्डोल रिएक्शन हो या और भी पर्किन रिएक्शन हो या बहुत सारी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है लिमिटलेस। तो उन सभी रिएक्शंस में कोई ना कोई रूट फॉलो किया जाता है। तो उस रूट को पता लगाने का जो सिस्टम है वो है मैकेनिज्म, जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये है इसका सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो है केमिस्ट्री का, उसका चैप्टर नंबर 5 है ये। इसमें आपको कर्व्ड एरो नोटेशंस, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विद एरोस, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरोस, इनका क्या मतलब होता है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इनकी डेफिनेशंस, रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, अराइंस एंड नाइट्रीन्स, एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये सब बताने हैं। जो मेजर पार्ट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट बहुत है, वो इतना पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद एक अब क्योंकि एमसीक्यू पेपर आपका होना है तो उस हिसाब से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। हम इस चैप्टर पे एमसीक्यू भी अपलोड करेंगे आने वाले 10-15 दिनों में, दिवाली से पहले पहले। तब तक आप ये थ्योरी वीडियो देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए हर कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई ए बी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड है जिसमें हमने सी ऐड किया। ठीक है, तो ए और सी ने आपस में बॉन्ड बनाया, मतलब सी ने ए पे अटैक किया ऐसे। ये पिक्टोरियल फॉर्म में केवल आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सी ने इस पे ऐसे अटैक किया, बी निकल गया, तो बी अलग हो गया और ए और सी दोनों का प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक जनरलाइज तरीका है पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बताने का कि क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है, ए बी पहले एक कंपाउंड था, सी आया, सी ने एंट्री ली और बी को निकाल दिया बाहर, तो बी निकल गया। और जो हमारा ए सी था ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था जो हम बनाना चाहते थे। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, ए बी बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ, फिर ए और सी का बॉन्ड बना, और उसके बाद ये मजबूती से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और बी अलग निकल गया। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपाउंड बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। तो ये आपको जो डेफिनेशन है वो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको बेसिक्स समझने की जरूरत है कि रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट वो होता है जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है रिएक्शन से। ठीक है, द केमिकल स्पीसीज विच कॉज द चेंज इज नोन एज रिएजेंट। रिएजेंट वो होता है जो इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी लेटर स्टेज पे आपको ये सब थोड़ा सा पॉइंट क्लियर और हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है, बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस किस तरीके से हो सकती है। तो एक तो होती है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। जो होमोलिटिक है उसमें क्या होता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम, तो होमो का मतलब है सेम। तो इसके बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए हैं और 2 लोगों को आपस में बांटने, तो वो 5-5 रुपए आपस में बांट लेंगे, तो ये होगा होमो, मतलब सिमिलर, एक जैसा पैसा दिया है। जैसे घर में पापा ने पैसे दिए तो 2 भाइयों ने आपस में 5-5 रुपए बांट लिए, तो उसे कहते हैं होमो टाइप शेयरिंग। और हेट्रो क्या है, अगर पापा ने 10 रुपए दिए
तो बड़े भाई ने 7 रुपए लिए, छोटे वाले ने 3 लिए, या छोटे वाले ने 7 लिए, बड़े वाले ने 3 लिए, तो इसे कहते हैं हेट्रोलिटिक। तो आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, ये ए का रेडिकल बन गया और ये बी का रेडिकल बन गया। किसी भी एटम पे अगर एक डॉट लगा हो तो इसका मतलब होता है वो रेडिकल है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसमें क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चले जाते हैं। जैसा कि हमारे एग्जांपल के केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बी पे चले गए, तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, और बी ने गेन किए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बोकैटायन और दिस इज कार्बन आयन, या फिर एनायन ओनली। आप कार्बोकैटायन कार्बन आयन को ना देख के यहाँ पे केवल कैटायन और एनायन की बात भी कर सकते हैं। कार्बोकैटायन की तो हम डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, या कार्बोकैटायन कार्बन आयन की भी। यहाँ पे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ये किस केस में होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में। हेट्रोलिटिक का मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर नहीं बटे हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दिस टाइप ऑफ, ये क्या है, कर्व्ड एरो नोटेशन। तो जो पहला है जिसमें हम एक एरो बनाते हैं, दिस टाइप ऑफ कर्व्ड एरो शो द मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब भी हम एक ऐसा एरो बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दूसरा है फिश हुक्ड, मतलब आधा, ये जो एरो पूरा बन रहा था ना इस पे हेड पे, वो हमने हाफ कर दिया है। एरो शोज द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है तो आप एक ऐसे लाइन बनाएंगे और एक एरो बना, एक ऊपर की साइड या नीचे की साइड, केवल एक तरफ एरो बनाने की कोशिश करेंगे। सिंगल लाइन शोड कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी ये सिंगल लाइन होती है ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस तरीके का कोई डबल बॉन्ड बना हो इस तरीके का, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। और अगर इस तरह का कोई एरो बना हो तो ये दो रेजोनेंस के बीच में बनाई जाती है इस तरह की एरो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं होमोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो जो देखिए, जो होमोलिटिक फ्यूजन होता है ये क्या करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाता है, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, और उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, जबकि जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन है उसमें एक स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है जबकि दूसरी स्पीसीज गेन करती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हुआ। अच्छा, होमोलिटिक फ्यूजन जनरली तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज स्मॉल, मतलब अगर दो एटम है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आसपास है। जैसे मान लीजिए एक की 1 है तो दूसरे की 1.1 है, 1 और 1.1 आसपास है, तो उस केस में जनरली होमोलिटिक फ्यूजन होता है। और हेट्रोलिटिक कब होता है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस हो, जैसे C और Cl। C सिंगल बॉन्ड Cl अगर होता है तो उसमें जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 3 के आसपास होती है, और जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 के आसपास होती है। तो ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस वजह से जो कार्बन है उस पर प्लस चार्ज रहेगा और जो Cl है उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इट टेक प्लेस इन गैसियस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3। इनके फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन फॉर्म होते हैं। दोनों ही तरह की रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम रिएक्शन में आपको हेट्रोलिटिक फ्यूजन मिलेगा जिसमें आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह की बातें करेंगे। जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं वो हम कम पढ़ते हैं क्योंकि वो रिएक्शन ओवरऑल ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर का मतलब ये नहीं कि वो होती ही नहीं है, वो होती हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें हेट्रोलिटिक फ्यूजन से तो वो काफ़ी कम होती हैं। अब देखिए रिएजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। रिएजेंट्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव, तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे वो इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि जो खुद पॉजिटिव है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे भूख लगी तो वो खाना खाएगा, जिसे भूख नहीं लगी है वो खाना नहीं खाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो से प्यार करने वाला है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खुद पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। इट्स अपोजिट अगर हम इसका देखें तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है उसके पास खुद नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो किसी पॉजिटिव स्पीसीज के पास जाना चाहता है या फिर उस पर अटैक करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंट मतलब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज है।
इसका अपोजिट जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रहता है। जो इलेक्ट्रोफाइल है लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या कौन से एसिड होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, एसिड की काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं, 3 या 4, उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो लुईस एसिड होते हैं, और जो डोनेट कर सके वो लुईस बेस होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। इन 3 जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इन पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और उसमें एक दो ऑप्शन और ऐड कर देगा वो आपके लिए। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके का कोई भी इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कहीं से भी, आपको हर पॉइंट को समझते चलना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफाइल पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, और वो ऐसी सबस्ट्रेट पे अटैक करना पसंद करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑब्वियसली ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एटम विद एन इनकम्प्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन शेल एंड देयरफॉर दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज सच एज लुईस एसिड, जैसे एग्जांपल BF3, AlCl3, और कार्बीन्स Cl2C, डबल डॉट जो लगा है ये कार्बीन का साइन है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं जिसमें प्रोटॉन्स, कैटायंस एंड कार्बोकैटायंस आते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं, और वो ऐसी स्पीसीज पे अटैक करना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल भी या तो न्यूट्रल हो सकती है जैसे वाटर, अल्कोहल, अमोनिया। ठीक है, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। और नेगेटिवली चार्ज एग्जांपल्स में आप देखें तो OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसे, हैलाइड्स, और एल्कोक्साइड आयन एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब मोर देन वन सुटेबल एटम होते हैं अटैक करने के लिए उनके पास। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे साइनाइड आयन, वो अपने कार्बन से भी अटैक कर सकता है और वो अपने नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली नाइट्राइट आयंस और आइसोथायोसाइनेट आयंस, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मतलब दोनों ही अपने दोनों एंड से या फिर अलग अलग एटम से अटैक कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, तो आपसे 3-4 एग्जाम्पल देके उसमें से कोई एक एग्जाम्पल नाइट्राइट आयन मान लीजिए डाल दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताइए इनमें से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। आपको 3-4 न्यूक्लियोफाइल देके पूछ लिया एम्बिडेंट कौन सा है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किसमें ऐसे स्पीसीज हैं या एटम्स हैं जो जैसे मान लीजिए साइनाइड के केस में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अटैक कर सकते हैं ना, तो इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो अगला मेन पॉइंट है वो है लीविंग ग्रुप। ये न्यूक्लियोफाइल को NU डॉट डॉट और नेगेटिव चार्ज इस तरह से डिनोट किया जाता है, या फिर ये 2 डॉट जो लगे हैं लोन पेयर के डिनोट करने के लिए, ये ना भी करें, केवल NU नेगेटिव लिखा जाए तो उसे भी न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने R पे अटैक किया, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और ये जो X है ये एक लिविंग ग्रुप है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है उस टाइम पे ये X यहाँ से लीव करने की कोशिश कर रहा है। ये जो बॉन्ड पेयर है वो X या फिर जो भी लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर जाएगा, जिसके बाद RNU का बॉन्ड बन जाएगा और X अपना लोन पेयर लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये N न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, ये इस पे आया, इसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है जिसमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड अभी पूरी तरह से बना नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। तो जो यहाँ पे X नेगेटिव निकलता है ये होता है लिविंग ग्रुप। अब किसी भी रिएक्शन के होने में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। पहला तो न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है जो इस एल्काइल ग्रुप या फिर इस सबस्ट्रेट पे अटैक कर सके। दूसरा, जो लिविंग ग्रुप है वो कितनी ईजिली यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अगर वो इजीली निकल सकता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर ये इजीली नहीं निकलता है तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर वो रिएक्शन इजीली फाइनल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगी, या फिर बोलेंगे राइट हैंड साइड वो रिएक्शन नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे आगे। हम लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इट इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज एलिमिनेटेड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो ये वो ग्रुप है जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। ठीक है,
इट्स नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बोथ SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 के बारे में अभी भी फ्यूचर में जो स्लाइड्स आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे क्या होती हैं ये। तो SN1 SN2 रिएक्शंस के लिए जिसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1 इज नोन एज SN1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2 इज नोन एज SN2 रिएक्शंस। बेटर इज द लिविंग ग्रुप फास्टर द रिएक्शन। देखो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बात बताई थी कि लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी लीव करेगा सबस्ट्रेट से उतनी फास्ट वो रिएक्शन होगी। अब वो लिविंग ग्रुप अगर छोड़ना ही नहीं चाह रहा है जिसके साथ भी वो अटैच है तो वो रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होगी और अटैकिंग रिएजेंट को या फिर हमें जो कंडीशंस हैं वो उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन इजिली हो पाए। तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब इजिली जाती है जब जो भी लिविंग ग्रुप है वो इजिली उसे छोड़ दे या फिर जो लिविंग ग्रुप है वो गुड लिविंग ग्रुप हो। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो जल्दी से अलग डिटैच हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रिलेटिव लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किन मैटर्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें स्ट्रेंथ ऑफ RX बॉन्ड। अब RX बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर RX बॉन्ड वीक होगा तो X इजिली लीव करेगा। अगर RX के बीच में भाई बहुत मजबूत बॉन्ड बना हुआ है तो फिर जो लिविंग ग्रुप है वो लीव नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है वो बेसिकली स्ट्रेंथ में ही आ जाता है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ RX बॉन्ड। पोलराइजेबिलिटी मतलब किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के आने के बाद उन दोनों के बीच में कितना पोलराइजेशन हो पाता है, मतलब जो चार्ज का डिस्पर्सल है वो कितना हो पाता है। अगर वो ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली X जल्दी लीव करेगा या फिर जो हमारा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद है लीव करने के बाद जो लिविंग ग्रुप नेगेटिव एनायन बना रहा है वो कितना स्टेबल है। बनने के बाद वो भी तो स्टेबल होना चाहिए ना। अगर वो बनने के बाद स्टेबल नहीं है तो वो नहीं चाहेगा कि वो छोड़ के जाए सबस्ट्रेट को। तो अगर वो स्टेबल है तो वो इजीली आराम से लीव कर जाएगा, नहीं स्टेबल है तो नहीं करेगा। उसके बाद है डिग्री ऑफ स्टेबलाइजेशन थ्रू सॉल्वेशन। मतलब जो एनायन बना है वो सॉल्वेशन के थ्रू कितना स्टेबलाइज हो पाता है। मतलब मान लीजिए जो ग्रुप निकला लिविंग, अगर उसको इनकैप्सुलेट कर लिया वाटर मॉलिक्यूल ने या किसी और ऐसे कंपाउंड ने तो वो पसंद करेगा ग्रुप को लीव करना या हमारे सब्सट्रेट को रिएक्शन से बाहर जाना पसंद करेगा। तो ये दोनों तीनों चारों चीज़ें ये सिग्निफाई कर रही हैं कि एक तो बॉन्ड वीक होना चाहिए, दूसरा पोलराइज होना चाहिए बॉन्ड, और जो स्टेबिलिटी है एनायन के बनने की और उसके सॉल्वेशन की अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक फिगर है जिसमें हमने एक एक्सिस पे लिया है फ्री एनर्जी और दूसरी एक्सिस पे लिया है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये है रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट हैं, लेकिन ये रिएक्टेंट तब रिएक्ट करेंगे जब मान लीजिए हम इसको एनर्जी देना स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो भी जिससे भी इसको एनर्जी मिले या फिर ये हायर स्टेट में जाए, हायर एनर्जी स्टेट में। तो यहाँ से हायर स्टेट में जाता है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जहाँ पे इसके मैक्सिमम बॉन्ड जो हैं वो टूटने और बनने की कंडीशंस आती है, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जुड़ते हैं, नए बॉन्ड बनने की जो प्रोसीजर आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। यहाँ पे बॉन्ड बन भी रहा है, टूट भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एनर्जी बढ़ रही है इन दोनों के गैप को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। जनरली ये हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है या फिर रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है जो उसको एनर्जी ऐसी प्रोवाइड, हीट निकले वो उसका रोल प्ले करे। तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर गया, यहाँ उसके उसके बीच में एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। फिर जो भी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ऑब्वियसली उससे नीचे होनी चाहिए। देखिए यहाँ होगी प्रोडक्ट और यहाँ है रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तभी वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट ऊपर होता, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे नीचे आके यहाँ घूम गया, तो ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता और ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाता और वो रिएक्टेंट फॉर्म में रहने के लिए ही रहने में ही ज़्यादा खुश रहता। कुल मिला के ये है। ठीक है, तो एनर्जी जिस तरफ कम होगी उस तरफ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से तभी बनेगा जब जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो। चलिए इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो वो उसके कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नेसेसरी टू गेट रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने में हेल्प करती है। इसके बिना कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर।
देखिए अब ये गैप जितना ज़्यादा होगा, इसको जितना ज़्यादा ऊपर ग्राफ जाएगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एनर्जी फिल कहाँ से होगी? तो जैसे जैसे ये गैप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, या उस रिएक्शन में जो ईल्ड है, ईल्ड मतलब कितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है, कितने ग्राम बन रहा है, वो कम हो जाएगा। In exothermic reaction, the products are more stable than reactants. Delta H negative. In endothermic reaction, the products are less stable than reactant. ठीक है, तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा, डेल्टा H पॉजिटिव है तो जो प्रोडक्ट है वो ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट नीचे रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो नॉर्मली जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, वो कितने तरह की हो सकती है, मतलब किस किस प्रकार की हैं, वो हम अब इस सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं अपने। चलिए देखते हैं कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं। नॉर्मली 4 से 5 तरह की रिएक्शंस हैं, और हम पहले 4 में ही सबसे ज़्यादा डील करेंगे आपके पूरे सेमेस्टर में, या फिर हम अपने इस अपने इस लेक्चर में भी इन पहले 4 पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, जिसमें होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मतलब आप किसी चीज़ को किसी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है, कुछ भी रिएक्टेंट से बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, केवल ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन का मतलब है ऐड करना, तो इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अभी हम इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम यहाँ पे केवल नाम देख रहे हैं इनके। उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन भी 2-3 टाइप का होता है, अभी हम देखेंगे कि एलिमिनेशन में क्या क्या है। उसके बाद है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या क्या होता है हम ये भी अभी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो इसको मैंने इस पिक्चर में समझाने की कोशिश की है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 अलग अलग फॉर्म में। पहला फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इस पूरे वर्ड को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो जो पहला सब, इसमें भी 2 तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। वन SN1 विच इज यूनिमोलिकुलर, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1, और दूसरा है SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये हो गया SN2। सब्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी का जो तीसरी कैटेगरी है वो है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, पहली रिएक्शन पे हम ध्यान देते हैं, आप बाकी लास्ट की 2 आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पहली 2 मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और हमेशा ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप तभी मेमोराइज कर सकते हैं जब आप उसे आप बार बार पेपर पे लिख के देखेंगे। आप ये समझिएगा कि वीडियो देख लिया मैंने या फिर बुक में रिएक्शंस को देख लिया और मैं जब भी एग्जाम में जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस मांगता है जैसे मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप केवल क्वेश्चन को देख सॉल्व करता हुआ देख के उसे एग्जाम में नहीं कॉपी कर पाएंगे, आपको उसे बार बार लिख के देखना पड़ेगा। ऐसे ही ऑर्गेनिक केवल उसी बच्चे की अच्छी हो सकती है जो बार बार रिएक्शंस को लिख के देखेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो करेक्ट हो। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव चार्ज ने इस R पे अटैक किया और X अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके गया और निकल गया। ये हैलाइड है कोई भी, और ये ROH का बॉन्ड बन गया। सिमिलरली एल्कोक्साइड अटैक करेगा R पे, X निकल जाएगा और ईथर बनेगा। सिमिलरली साइनाइड का N इस R पे अटैक करेगा, X के इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस पे जाएंगे और RCN बन जाएगा और X निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जो SN1 होता है वो स्टेपवाइज मैकेनिज्म कैसे होता है, ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड। ये जो भी हमारा कंपाउंड था उसमें एक CBr बॉन्ड है, C और Br, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे जाते हैं, मतलब शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू ब्रोमीन, जिसमें से क्या हुआ, ब्रोमीन बाहर निकल गया। और हमारा यहाँ पे जो एक कार्बन कंपाउंड बना इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें एक बॉन्ड कम है पेरेंट कंपाउंड से, तो ये बना कार्बोकैटायन। ठीक है, ये प्लेनर होगा कार्बोकैटायन, पॉजिटिवली चार्ज होगा, 120 डिग्री एंगल होगा। अब जो भी अटैकिंग रिएजेंट होगा, जैसे हमारे इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम करा रहे हैं Cl का, क्लोराइड आयन का, तो क्लोराइड आयन इस पे अटैक करेगा और ये जो पहले ब्रोमीन था वो क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है,
तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, और सब्स्टिट्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ब्रोमीन लगा था, उसके बाद क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन को हम क्यों कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 क्यों कहते हैं वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा कंसाइज रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ SN2, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। इस केस में क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, ये इस पे अटैक करता है और OH इस पे आ जाता है, ये एक कार्बन आयन बनता है। बट बेसिकली ऐसा मतलब बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमने बना तो दिया है इस पिक्चर में, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाना ही पसंद करता है, तो ये 5वां बॉन्ड इतना ईजी नहीं बनता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स या होते हैं उनमें, जैसे मान लीजिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये, ठीक है, अगर टर्सरी कार्बोकैटायन होता तो वो 100% SN1 से जाता। ये क्यों होगा ऐसा हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमने एक बॉन्ड बनाया और ये नेगेटिवली चार्ज आइटम बना। उसके बाद क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसने यहाँ पे अपने जो सिंगल बॉन्ड है उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किए और ये Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ मिलकर NaCl बनाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं कि जब ये अटैक कर रहा होता है कार्बन पे, तो ये एक तरह से देखा जाए तो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट है, ये बना नहीं है एक्चुअल में। इस SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अपना बॉन्ड बनाता है और दूसरी तरफ से Cl का जो बॉन्ड है वो वीक होता चला जाता है। जैसे जैसे इस OH का C के साथ बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे C और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये एक ही कंसर्न मैकेनिज्म होता है जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन बॉन्ड बन भी रहा है और जो है बॉन्ड वो है टूट भी रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक वाला करा रहे हैं और एरोमेटिक रिंग पे करा रहे हैं। तो ये मान लीजिए बेंजीन है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। E पॉजिटिव ने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे H लगा दिया हमने। अब क्योंकि साथ वाले कार्बन पे जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होगी अब, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो इस E के पास आ गया, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बेस लेंगे, जो ये बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो ये CH का जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये यहाँ डोनेट करके जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, जिसके बाद फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है डिजायर्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के सिंपल रिएक्शन भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये मीथेन है, हमने हीट और लाइट की प्रेजेंस में Cl2 को जब इसमें डाला तो CH3Cl और HCl ये दो तरह के इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो बन के आते हैं। इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रोपगेशन, इनिशिएशन, इस तरीके से करके हम आगे बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शंस पे। एडिशन रिएक्शन में पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमारे केस में साइनाइड हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, कार्बोनाइल कार्बन, तो साइनाइड का जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है उसने इस पे अटैक किया और जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन नेगेटिव पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और जो CN है वो इसके साथ अटैच हो गया कार्बन के साथ। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ H पॉजिटिव हम करेंगे तो क्या होगा, जो ये H है, ये जो नेगेटिव चार्ज था उसने इस H पे अटैक किया और H और OH का O का बॉन्ड बन गया, OH आ गया यहाँ पे और यहाँ पे हमारा साइनाइड ऑलरेडी अटैच है। इस जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्राइन। साइनोहाइड्रिन वो होते हैं जिस कार्बन पे OH और CN एक साथ लगे हों, उसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इस केस में हम क्या करा रहे हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एन एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें क्या होता है, कोई एक एल्कीन लिया हमने, इसका डबल बॉन्ड ब्रोमीन के एक ब्रोमीन पे अटैक करेगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इस कार्बन पे जो वैलेंसी है वो कम हो रही है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। जो दूसरा ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज लेके, वो नेगेटिव ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस तरीके से दो स्टेप में दोनों ब्रोमीन इस पे ऐड हो जाते हैं और रिएक्शन से कुछ भी सबस्ट्रेट से बाहर नहीं जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि केवल एडिशन हो रहा है, इसमें कुछ भी आउट नहीं हो रहा है रिएक्शन से। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन का जो स्टेप 1 है, जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया है CH3 CH3 CH3, ठीक है, कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं और ये ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ ब्रोमीन पे और ये ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज लेके बाहर निकल गया। तो जो यहाँ पे कार्बन बच गया उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस सेल में, बट इसके केवल 3 बॉन्ड बन रहे हैं और 4 बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब कोई भी एक बेस आएगा, हमने इस केस में इथाइल अल्कोहल को लिया है, ये इथाइल अल्कोहल इसके एडजेसेंट कार्बन से, साथ वाले कार्बन से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसका ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और इसका जो सिग्मा बॉन्ड थे वो ये यहाँ पे देके जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें पहले स्टेप में ब्रोमीन बाहर गया है और दूसरे स्टेप में एक H बाहर गया है, तो इसमें से एलिमिनेशन किसका हुआ? HBr का। ठीक है, चलिए अब ये जो एलिमिनेशन हो रहा है ये भी दो तरीके से हो सकता है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन हो रहा था वैसे ही एलिमिनेशन भी दो तरह से हो सकता है। नंबर 1 E1 मैकेनिज्म और नंबर 2 E2 मैकेनिज्म। जो E1 है वो एक स्टेप की रिएक्शन होती है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की एलिमिनेशन है, और जो E2 है वो सिमिलरली SN2 टू ऑर्डर की एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में देखिए क्या है, जिसमें ब्रोमीन एलिमिनेट करेगा, तो जो ये ब्रोमीन का जो सिग्मा बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा ब्रोमीन पे, ब्रोमीन नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस कार्बन पे। उसके बाद वाटर का जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर इस H को अटैक करेंगे और इस इस CH के जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज पे, जिसकी वजह से यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें एलिमिनेशन किसका किसका हुआ? एक ब्रोमीन का और यहाँ से H का, एक कार्बन से ब्रोमीन गया और एक कार्बन से H गया। ठीक है, तो ये पहले एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद H का एलिमिनेशन हुआ, दोनों का अलग अलग स्टेप में एलिमिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये E1 मैकेनिज्म है। दूसरा है E2 मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा जो भी बेस होगा या फिर इथोक्साइड हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ये H पे अटैक करता है, H के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगले बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं और उसी स्टेप में ब्रोमीन वाले बॉन्ड के जो जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ब्रोमीन पे। और ये रिएक्शन लेकिन तब हो पाती है जब H और ब्रोमीन दोनों एक दूसरे के एंटी हों, तो ये रिएक्शन होना ईजी हो जाता है, अदरवाइज रिएक्शन जल्दी नहीं होती है। प्रोडक्ट दोनों में एक जैसा आता है, एल्कीन ही बनता है, लेकिन दोनों में स्पीड का फर्क पड़ जाता है, दोनों में टाइम का फर्क पड़ जाता है, दोनों में एलिमिनेशन का फर्क पड़ जाता है और दोनों में कॉन्फ़िगरेशन का भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन वो हम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ाई करेंगे इसकी। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। हमने पिनेकोल बनाया हुआ है, आप देखिए ये हाथ से लिखी हुई रिएक्शन है। हमने क्या किया, एसिड की प्रेजेंस में जो ये OH था इसको प्रोटोनेट कराया पहले, तो इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसने एक सल्फ्यूरिक एसिड से एक H लिया, जिसके बाद क्या हुआ, इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब क्योंकि OH2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लीव कर जाएगा यहाँ से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बन गया इस थर्ड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया। अब क्या होगा, अब क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो CH3 है वो इस कार्बन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये CH3 बेसिकली इसे कहते हैं मिथाइल ट्रांसफर। तो यहाँ से जो मिथाइल है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा और जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, या मिथाइल ट्रांसफर, कुछ भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो एक कार्बन या फिर CH3 ने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन बना ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये स्टेबल है, इसलिए CH3 ने यहाँ से मूव किया। यहाँ पे एक OH था, यहाँ पे 3 CH3 आ गए। ठीक है, CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कार्बोकेटायन को जो भी फंक्शनल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसे स्टेबलाइज करेगा। अब एक हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा, H का ट्रांसफर होगा, H अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम कहते हैं पिनेकोलोन, या फिर ये कीटोनिक ग्रुप होता है इसलिए इसे पिनेकोलोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्बोकेटायन। हमने रिएक्शंस तो देख ली, अब हम कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, नाइट्रीन्स, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। अभी तक हम कार्बोकेटायन को हम सिर्फ कार्बोकेटायन कहते हुए चल रहे थे, हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा था। अब हम कार्बोकेटायन को थोड़ा सा आगे से पढ़ते हैं। ठीक है,
कार्बोकैटायन पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये इसका टॉप व्यू है और इसका साइड व्यू है। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है और ये फ्लैट मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोकैटायन हमेशा फ्लैट मॉलिक्यूल ही होते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, एक ब्रेड रूल था कि जिस केस में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें फॉरबिडन होता है, इसमें पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है बेंजाइल कार्बोकैटायन। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन ऑलवेज द स्टेबल कार्बोकैटायन देन अदर कार्बोकैटायंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेंजाइल का स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2 प्लस चार्ज, तो जो ये रिंग में 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में रेजोनेंस शो करते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, CH2 के साथ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा इस केस में, देखिए। फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा और लास्ट स्टेज में ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज फिर से CH2 पे चला जाएगा। तो पहला और जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो सेम है और बाकी जो 3 है ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेसिकली इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4। तो कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन इसलिए हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि ये रेजोनेंस शो करते हैं। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अभी मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि कार्बोकैटायन वो स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी ग्रुप या फिर एटम इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, जैसे CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, ये इसकी पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि इस केस में 2 CH3 हैं तो ये इससे कम स्टेबल होगा। प्राइमरी के केस में केवल 1 CH3 है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा और जो मिथाइल ग्रुप है ये लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके पीछे भी ये क्या रीजन है, और भी एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो ये CH3 है इसका जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में अपना डोनेशन करते हैं कुछ देर के लिए। तो मतलब कुछ देर के लिए C और H के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, जिसको हम नो बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इस वजह से ये स्टेबल होता है और जितने CH ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमारे कितने CH हैं? 3 यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, तो टोटल 9 CH हैं। इसमें काउंट करेंगे तो ये नंबर ऑफ CH कम होंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस में कम होगा, इसलिए कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है सर्टेन कार्बोकैटायंस आर सो मच स्टेबल दैट दे कैन बी आइसोलेटेड एज सॉलिड, जैसे ट्रोपैलियम ब्रोमाइड। तो ये इसको हम अचीव कर सकते हैं, मतलब आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने नीचे दिया हुआ है, मिथाइल, इथाइल सेकेंडरी, और आप ये ऑर्डर देख सकते हैं, हाईली स्टेबल है टर्सरी वाला। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन इससे भी ज़्यादा होता है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन और सबसे ज़्यादा होता है ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये 3-4 हैं, ये 3-4 नाम आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये 3-4 नाम में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रीजन ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो मैंने भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं C पॉजिटिव को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ से, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूवमेंट करते हैं। दूसरा क्या है, जो CH, ये C और ये H, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये अपने सिग्मा बॉन्ड्स को इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में शिफ्ट कराता है या फिर डोनेट करता है, इसको बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। और जितने ज़्यादा CH होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन उतने ही ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है कार्बन आयंस। तो जैसे कार्बोकैटायन था, सिमिलरली वैसे ही अगर कार्बन स्पीसीज हो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं कार्बन आयंस। इस पे 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, और जो बॉन्ड एंगल है 1095 का होता है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज होता है ये। आपसे MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि करेक्ट मैच कीजिए, कार्बन आयन में sp3 है, sp2 है, sp है, या फिर कार्बोकैटायन में sp3 है, sp2 है या sp है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कार्बोकैटायन होते हैं वो होते हैं sp2, बॉन्ड एंगल इज 120, जबकि कार्बन आयन में बॉन्ड एंगल इज 109.5, और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। ठीक है, अब ये देखिए, एक ग्रुप अटैच टू कार्बन लीव्स विदाउट इज लोन पेयर, यानी कि कोई ग्रुप था वो अपने लोन पेयर को लिए बिना चला गया, इसको इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, तो वो R नेगेटिव बनता है, जिसको हम बोलते हैं
कार्बोकेटायन। और जनरली ऐसा पता है किस केस में होता है, जब इसके साथ मेटल अटैच हो। मेटल अटैच होता है तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, और जो आर ग्रुप होता है या अल्काइल ग्रुप होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाता है, तो कार्बन आयन बन जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि नेगेटिव आयन ऐड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अगर ऐड होता है तो यहाँ पे भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी थर्ड जो है वो कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी रिलीजिंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इसको डिस्टेबलाइज की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइल, विनाइल, फिनाइल, साइक्लोप्रोपाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं केमिकल्स या कंपाउंड्स के जो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन कार्बन आयन का, इसे आप देख लीजिए या नोट कर लीजिए। इनसे भी अरेंज करने के लिए एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। अगला है फ्री रेडिकल। रेडिकल और फ्री रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। प्लेनर ऐसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकती है, अभी हम डिस्कस करते हैं। एक प्लेनर होता है और एक पिरामिडल होता है। ठीक है, इसमें एमपीटीपी ऑर्बिटल होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। स्टेबिलिटी ऑर्डर बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी, सेकेंडरी, मोरोलेस, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोकैटायन की तरह ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बीन। कार्बीन होते हैं जिसपे दो बॉन्ड बने हुए होते हैं और एक कार्बन होता है जिसपे दो डॉट आपको लगे हुए दिखाई देंगे, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं। ठीक है, जिसमें डाइवेलेंट कार्बन होता है और जिसमें सराउंडेड बाय 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अच्छा कितने तरह की होती है कार्बीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंगलेट टाइप होता है और एक होता है ट्रिपलेट टाइप। तो जो सिंगलेट होता है उसमें क्या होता है, जो बेंड एंगल होता है वो 103 होता है, और जो ट्रिपलेट होता है उसमें जो एंगल होता है वो होता है 136। ये सिंगलेट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, और जो ट्रिपलेट है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम साइड के होते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की रिपल्सन को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मोमेंट को, स्पिन मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन, ये भी मेन पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। तो पहला है साइक्लो एडिशन। ठीक है, तो जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें जो एल्कीन है उनको ऐड किया जा सकता है बहुत इजीली, हर जगह नहीं ऐड किया जा सकता, बट कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है जो कार्बीन की होती हैं। दूसरा है इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में भी ये प्रोपेन टू एन ब्यूटेन या फिर कार्बन चेन को बढ़ाने में काम करता है। यहाँ पे इसका रूल क्या था, साइक्लिक चेन को 6 से 7 बनाने के लिए। यहाँ पे इसने कार्बन चेन को लेंथनिंग के लिए यूज किया गया। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट में हम क्लेनी फिशर सिंथेसिस यूज करते हैं शुगर में, अगर हमें चेन बढ़ानी हो तो कार्बन की। अच्छा, डायमराइज हो सकते हैं क्योंकि कार्बन हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ डायमराइज होके एल्कीन भी बनाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रीन्स। तो नाइट्रीन्स भी कुछ मिलते जुलते हैं कार्बीन से। नाइट्रीन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोफिलिक nitrogen species and neutral species where nitrogen atom possesses sextet of electrons in its outermost cell। तो कार्बीन की तरह ही ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। उसके बाद फॉर्मेशन, एजाइड से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, HN जो ये नाइट्रीन बनता है। RCONH3 को अगर हम फोटोकेमिकल हीट करते हैं तो इससे बनाया जा सकता है, और RnCO से भी बनाया जा सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करके CO निकल जाएगा और Rn बनेगा, जिसे हम कहते हैं नाइट्रीन। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। तो हम इसका एडिशन डबल बॉन्ड पे भी करा सकते हैं, ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने कार्बीन में देखा था। इंसर्शन रिएक्शन भी सिमिलर ही उसी की तरह होती है, डायमराइजेशन भी सिमिलर उसी की तरह है। नाइट्रीन्स आर केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कीन टू फॉर्म एल्काइल रेडिकल। तो इनकी एक अलग कैपेसिटी है कि ये किसी भी अल्काइल ग्रुप से H को निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक रेडिकल बना सकते हैं एल्काइल का। तो इसकी रिएक्शंस मोरोलेस कार्बीन से मिलती जुलती हैं। आप इसकी 2-2 तो 4-4 रिएक्शन गूगल करके जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद है एराइंस। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं जिसके अंदर एडिशनल बॉन्ड होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, जैसा कि यहाँ पे बन के आपको दिख रहा है। इसको 3 बॉन्ड करके भी दिखाया जा सकता है, सीधे सीधे बना के, या एक बाहर बॉन्ड बनाया जाता है। तीनों ही में से आप कोई भी बनाएंगे तो ये सभी स्ट्रक्चर करेक्ट होंगे।
बनते कैसे हैं ये? क्लोरोबेंजीन लिया इसको KNH2 की प्रेजेंस में या सोडियम NaNH2 की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम इसे रिएक्शन को कराते हैं तो ये बन के आता है। अब वो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन बनी है इसके इंटरमीडिएट में बेंजाइन बनता है, जिसको हम एराइन भी कहते हैं, इसे बेंजाइन भी कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन एंड एडिशन स्टेप। ठीक है, तो ये लाइन नोट करने वाली है कि बेंजाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द अबव रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन हुई है, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराया हमने NH2 से, इस रिएक्शन के होने में बेंजाइन बना था। कैसे बना था वो हम अभी देखते हैं। इस तरह से बना था। पहला स्टेप ये था कि जो ये NH2 नेगेटिव था, न्यूक्लियोफाइल था, इसने यहाँ के H को लिया और ये H अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ के गया। ठीक है, कार्बन आयन बना। उसके बाद इस कार्बन आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड पे दिए और क्लोरीन लीव कर गया। ठीक है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, तो ये बेंजाइन बन गया। अब इस बेंजाइन पे NH2 फिर से अटैक इस पे करता है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, इस ट्रिपल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे? NH3 से, फिर से जो NH3 का एक H होगा वो इसे लेके, मतलब ये एक H यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई हो जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है। जनरली एग्जाम में, अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है व्हाट इज बेंजाइन मैकेनिज्म, तो आपको बेंजाइन के बारे में बताना है और ये पूरा एलिमिनेशन एडिशन के जो 2 स्टेप बताए हैं मैंने, ये पूरा आपको लिखना है और समझाना भी है सामने वाले को। ठीक है, अगर MCQ पेपर आता है तो फिर क्वेश्चंस का तरीका बदल जाएगा। हम इस टॉपिक पे भी MCQ जल्दी ही अपलोड करेंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि जरूर MCQ वीडियो देखिए। मैंने BSc सेकेंड सेमेस्टर की 8 MCQ वीडियो बनाई थी, क्योंकि केमिस्ट्री में 8 चैप्टर थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर हुए, मैंने सारे पेपर्स देखे, मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं 8 वीडियो से आए हुए थे। अब क्योंकि MCQ वीडियो में 75, MCQ पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 45 से 50 क्वेश्चन भी वीडियो से आ जाते हैं और आप सारे ठीक करके आते हो, तो भी आपकी परसेंटेज 90% आराम से आएगी। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी, आप जरूर देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शंस इसकी। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज समटाइम ऑब्जर्व्ड व्हेन बेंजीन विद अ गुड लिविंग ग्रुप इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से इसका रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन तो हमने अभी अभी कर लिया है, ये रिएक्शन तो हम कर चुके हैं, इसका मैकेनिज्म भी हम पिछले स्टेप में देख चुके हैं कि क्लोरीन यहाँ तक तो ठीक था, इस NH2 का नेगेटिव चार्ज ने इस H को लिया, ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगा, क्लोरीन बाहर आएगा, बेंजीन बना, और फिर दोबारा से KNH2 डालेंगे तो NH2 बना। इस मैकेनिज्म को तो हम ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, हमारा ये शायद लास्ट टॉपिक होगा। फॉर्मल चार्ज के 2-3 तरीके हैं निकालने के, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लेके निकाल सकते हो। मुझे ये जो बीच वाला फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको लिखना है, या ग्रुप नंबर लिख सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिख देना है, उसको हाफ से डिवाइड कर देना है, मतलब 1/2 कर देना है। और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन कैलकुलेशन से इस फॉर्मूला में फिट करके हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। इस फॉर्मल चार्ज के ऊपर भी 100% MCQ क्वेश्चन बनता है, तो जरूर आएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए ये CH3O है। ठीक है, एक कार्बन पे ऊपर H, इधर H, नीचे H और एक ऑक्सीजन है, और मैं इस कार्बन के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 4, हमने 4 लिख दिया। उसके बाद पिछली स्लाइड में जाके देखिए क्या था पिछली स्लाइड में, दूसरा क्या है, माइनस हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। तो जो लोन पेयर तो इस पे कोई है नहीं, ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 0। उसके बाद इसके कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 8, तो 1/2 और ब्रैकेट में कर दिया हमने 8। इसको पूरे को सम करेंगे तो 2 से 8, 4 8 कटेगा, 4 आएगा, 4 में से 4 जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो कार्बन पे जो फॉर्मल चार्ज है वो हो गया 0। चलिए अब हम इस ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीजन पे FC कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 6, और इस पे कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3, 3 लोन पेयर है तो 6 आ गए यहाँ पे। माइनस हाफ ऑफ कितने कोवलेंट बॉन्ड है, एक, केवल एक ही बॉन्ड है, तो माइनस हाफ ऑफ 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, इससे ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से इस हाइड्रोजन को अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर होता है 1, कोई भी लोन पेयर नहीं तो हो गया 0, और एक कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए हाफ ऑफ 2, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ गया 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, और जो बाकी के ये हैं
बी के लिए, यहाँ पे सी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एच के लिए, इन सब के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और आप गूगल से निकाल के भी काफ़ी सारे इसके फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आप ठीक कर पाएँ। केवल वीडियो देख के आप सोचेंगे कि आप कर लेंगे एग्जाम में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने कुछ फॉर्मल चार्ज वेरियस आइटम के हैं जो यहाँ आपके लिए टेबल में दिए हुए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरे टॉपिक को बहुत बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है, कंसाइज ही बताया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितना ज़रूरी था उतना ही हमने पढ़ाया है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और हमने जो 4th चैप्टर अपलोड किया है आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।